हम चर्चा की शुरुआत योगेंद्र गुप्ता जी से करते हैं। योगेंद्र जी, भारत युवाओं का देश और ये कहा गया है कि सार्थक सामाजिक परिवर्तन में या अभी तक जहाँ भी हुआ दुनिया में, भारत में, उसमें युवा वर्ग की एक महती भूमिका हमेशा से रही है। फिर क्या कारण है कि हमारे यहाँ युवाओं को मुख्य धारा में उस तरीके से आगे नहीं लाया जा रहा है जिस तरीके की जरूरत है इस युवाओं के देश में? देखिए अभिषेक जी, जहां तक युवाओं का सवाल है और भारत देश का सवाल है, तो मुझे अगर सिंगल लाइन में जवाब देना हो तो मैं कहूंगा कि युवाओं को शायद उतना मौका दिया ही नहीं जाता कि वो अपनी काबिलियत सिद्ध करते हुए आगे बढ़ सकें। अब हम शुरुआत करते हैं राजनीति से। देखिए, राजनीति का आलम क्या है? हम कहने को युवाओं की बात करते हैं, कहने को महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन उनको आगे लाने के लिए हमने कभी सूचिता दिखाई नहीं। और राजनीति का दुर्भाग्य तो ये है कि राजनीति में जो व्यक्ति आता है, बल्कि कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद मुफीद होता है वो अपने जीवन के अंतिम पल तक, यानी यमराज जब लेने आते हैं तब भी ये कहता है कि मुझे एक चुनाव और लड़ लेने दो। फिर इसका दूसरा एक दुर्भाग्य और है कि राजनीति में अगर कोई बुजुर्ग राजनेता है और जब वो ये देखता है कि मुझे युवाओं को आगे लाना है, तो युवाओं के रूप में परिवारवाद हावी होता है और वो अपने परिवार के किसी युवा को आगे लाने की सोचता है। तो ये भी उसका दुर्भाग्य है। तो राजनीति में तो देखिए पूरी तरह से आप देखेंगे तो युवाओं को भले ही कितना नारा दिया जाए, लेकिन युवाओं को स्थान देने के लिए जो बुजुर्ग राजनेता है वो तैयार नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो देखिए ऐसा नहीं है कि युवा अपने आप को शो नहीं करते। जितने नए स्टार्टअप आ रहे हैं, जितने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो सारे युवा हैं और उन्होंने 5-5 वर्षों में बिजनेस का मॉड्यूल खड़ा कर दिया जो पिछले 50 साल वाले बिजनेस को पीछे कर देता है। लेकिन हर क्षेत्र में युवाओं को आगे लाया जाए, उनको मौका दिया जाए, उन्हें आइकन बनने का मौका दिया जाए और उनको प्रतिष्ठापित किया जाए। इसके लिए हमें राजनीति नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी सोच को बदलना होगा और युवाओं को आगे लाने का प्रयास करना होगा, तभी जाकर के आज का दिवस सार्थक हो सकता है। अच्छा जी हैं योगेंद्र जी, युवा देश के भविष्य है तो निर्विवाद सत्य है। उसके बावजूद हम इस युवा देश में किसी युवा को, किसी से मतलब युवाओं को आगे लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? यदि नेता भी है तो वो परिवारवाद के शिकार हैं, यदि युवा आ भी रहे हैं तो उन्हीं के परिवारों से आ रहे हैं, जिसमें हम सीधे तौर पर कहें, चाहे राजीव गांधी को पीएम बनाए गए तो राजीव गांधी अपनी योग्यता के दम पे तो पीएम नहीं बने थे, 40 साल की उम्र में भले ही पीएम बने हो। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, अब जैसे राजस्थान की राजनीति का उदाहरण लें, एक युवा जो है वो लगातार संघर्ष कर रहा है और उनकी पार्टी अब सामने जो दिखता है उसमें कि युवाओं के लिए शायद जगह कम बनती दिखती है। अभिषेक जी, हमारे यहाँ समस्या क्या है? अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यानी हमारे कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, वो हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, अब उनसे पूछिए कि अशोक गहलोत तो बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि बिना रगड़ाई के इतने सालों तक किसी को पद देने का ये हश्र होता है। यानी वो तैयार ही नहीं है कि किसी युवा को जब तक वो बुजुर्ग ना हो जाए, उसकी रगड़ाई ना हो जाए, तब तक उसको पद दे दिया जाए। उसका संघर्ष में आपने जिक्र किया है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में क्या हालत है। वो युवा को किसी कंडीशन में आगे आने देने की बातें नहीं करना चाहते, और अगर किसी युवा को आगे आने देने की बात करते हैं तो सीधा वो अपने पुत्र को टिकट दिलाते हैं जोधपुर से। तो युवाओं के लिए कांग्रेस की सोच यहां पर है। अगर आप कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात करेंगे तो वहां भी देख लीजिए आप, युवाओं के नाम पे कौन है? राहुल गांधी। भले कितने ही फेलियर हो जाएं, लेकिन फिर भी सब कुछ मिला करके राहुल गांधी के ऊपर दायित्व डाला जाता है, प्रियंका के ऊपर डाला जाता है। तो वो उस परिवारवाद युवाओं के अंदर भी सिर्फ परिवारवाद तक सीमित होकर रह गए। भाजपा की हम बात करते हैं तो देखिए, भाजपा के अंदर भी कहानी वही है। अनुराग ठाकुर कौन है, आप मुझे बता दीजिए। यानी मंत्रिमंडल को आप देखेंगे तो वहां भी युवाओं के नाम पे जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो उन्हीं को दिया गया जिनके पिताश्री भारतीय जनता पार्टी में किसी अच्छे खासे पद के ऊपर थे। आपने केंद्रीय संसदीय दल का आपने गठन किया, वहां पर आपने क्या किया? आपने ये कहा कि 75 साल की उम्र में हम मार्गदर्शन मंडल बनाएंगे, उसके बाद उनको जिम्मेदारी नहीं देंगे। लेकिन वहां बीएस येदियुरप्पा को भी लेकर आते हैं जो 80 साल के हैं। मैं सवाल इनसे पूछता हूं मुराद जी से कि नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने वाले 1-1.5 साल के बाद में, तो क्या वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे? आज के जो हालात है उसके अंदर तो शायद वो लंबे समय तक यहां पे स्टे करेंगे। तो समस्या वही है कि कथनी और करने का फर्क है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये अपने साथ में इंप्लीमेंट करके दोनों दल चलते हैं। और यही वजह है कि जब इस तरह का युवा दिवस आता है, भाषणबाजी होती है, बातें होती हैं, बड़े बड़े सजबाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जब युवा दिवस निकल जाता है तो अगले दिन से युवाओं को पीछे ढकेलकर सिर्फ अपने परिवार के युवाओं को आगे लाने या खुद को काबिज करने के लिए वो हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। यही इसकी जड़ है। जब तक ये सोच का परिवर्तन नहीं होगा,
ना तो युवा को आगे लाया जा सकता है, ना युवा को कोई दशा और दिशा दी जा सकती है। जी हैं योगेन जी, क्या भारत की युवा पीढ़ी में वो सामर्थ्य नहीं है कि भारत की राजनीति को वो चला सकें? क्योंकि फिर ऐसा मानना का कोई कारण हमारे पास है नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है, फिर ये वृद्ध राजनेता के हाथ में बागडोर हर राजनीतिक दल की क्यों है? लगभग देखिए अभिषेक जी, ये तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि भारतीय युवाओं में क्षमता नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े साइंस के संस्थान हैं, उनके सीईओ भारतीय हैं और वो सारे युवा हैं। चाहे आप किसी को देख लीजिए, तो अगर वो पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े जो संस्थान हैं, अगर उनको चला सकते हैं, तो फिर ये कैसे माना जा सकता है कि भारत का युवा भारत की राजनीति को बदल नहीं सकता, भारत की राजनीति को चला नहीं सकता? क्योंकि राजनीति का आज जो परिप्रेक्ष्य है, बेसिकली देखा जाए तो कॉर्पोरेट स्टाइल में राजनीति चल रही है। आप देखिए कितना अथाह पैसा राजनीति के अंदर है, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है, किस तरह आईटी का समावेश हो चुका है, किस तरह सोशल मीडिया का समावेश हो चुका है। और जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो सारे के सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के सारे युवा चला रहे हैं। उनका क्रिएशन युवाओं ने किया है। समस्या सिर्फ ये है कि आप युवाओं को टूल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उनको मुख्य धारा में आने नहीं देना चाहते। अब देखिए राजस्थान को आप देख लीजिए, राजस्थान में मुराद अली जी जवाब दे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कितने साल के हैं? वो तो 80 पार हो चुके हैं। अरे भाई, अगर आपके यहाँ पे इतना ही स्ट्रिक्ट सब कुछ है, तो आपने जिस दिन नेता प्रतिपक्ष 75 पार के हो गया, आपने क्यों नहीं बदला उनको? वसुंधरा सिंधिया छोड़ने को तैयार नहीं। उनके जो पुत्र है 25 साल से वो सांसद है झालावाड़ के अंदर, वहां किसी युवा को आने का मौका मिलेगा ही नहीं जब तक वो वहां पर रहेंगे। हालात कांग्रेस को आप देख लीजिए, कांग्रेस में अशोक गहलोत किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में अपने परिवार के युवा के अलावा किसी अन्य युवा को आना देने को तैयार नहीं है। तो समस्या सबसे बड़ी यह है कि युवाओं को हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है, वो झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आती है, वहां पर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि राजनीति वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा आज की तारीख में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए दक्ष लोगों की जरूरत है। वो दक्षता किसमें? युवा के अंदर है। और अभिषेक जी, बड़ा एक्सप्रेस यहां और भी है कि जिस व्यक्ति को 60 साल की एज में सरकार या प्राइवेट संस्थान से रिटायर कर दिया जाता है, यह मानते हुए कि उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता कमजोर हो चुकी है, सवाल उठता है कि देश की राजनीति को चलाने के लिए, उसको मुद्दों को चलाने के लिए वही 60 साल नहीं बल्कि 90 साल तक अपने आप को सक्षम घोषित कर देता है। यानी 90 साल को व्यक्ति जिसके पास क्या नई सोच होगी, वो राजनीति में एक 25 साल के युवा को डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो मान के चलिएगा युवाओं को आगे लाने का कोई उपाय नहीं। और मैं मुराद अली से एक बहुत बड़ा सवाल यहां पूछता हूं कि मुराद जी, चलिए आप कहते हैं कितने सारे मुख्यमंत्री सब कुछ है, मुझे इतना सा बता दीजिए कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है, क्या 75 पार के होते ही किसी युवा को मौका देंगे? योगेन जी, हम अपने युवाओं की बेचैनी को समझ पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? वोट देने का अधिकार दे दिया, अच्छी बात है, सरकारी नौकरी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर रखा है, तो क्या आप इस समाज की एक तरीके से उदासीनता पाते हैं कि जिसने एक अपने दिमाग में फिट कर रखा है कि काम का मतलब सरकारी नौकरी है? हाँ, दरअसल बिल्कुल सही आप कह सकते हैं। मतलब और कोई काम आप करेंगे तो आप महान हो ही नहीं सकते, आप सरकारी नौकरी कर लीजिए, आप सब कुछ हो जाए। देखिए अभिषेक जी, हमने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसमें ऐसा लगता है कि हमने ये डिफाइन कर दिया है, आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको दो काम करने हैं। पहला, आपको सरकारी नौकरी करनी है, और अगर आप बहुत ज्यादा आईटी में चले गए हैं, आप आईएम में चले गए हैं, तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर के हायर पेड जॉब आपको करनी है। राजनीति में एक तरह से अदृश्य रूप से ये नैरेटिव सेट हो गया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, आप हाईली एजुकेटेड हैं, तो राजनीति आपके लिए फिट नहीं है, आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए, और राजनीति में आपके लिए स्पेस नहीं है। ये एक अदृश्य वातावरण बना दिया गया। और यही आप देखिए, आप किसी युवा से जो बहुत हाईली एजुकेटेड है, आप अपने घर में बात करिए, अपने पड़ोस से बात करिए, वो राजनीति के नाम पर उदासीन होगा। अब जहां तक प्रदीप जी ने कहा कि जब वोट देने जाता युवा युवा है और वोट देने जाता बुजुर्ग को देता है, तो भाई समस्या ये है ना कि हर पार्टी अपना टिकट बुजुर्ग को दे रही है। अब अगर उसके सामने युवा होगा ही नहीं, और वहां पर अगर 6 में से 5 बुजुर्ग हैं, तो क्या करेगा युवा? अल्टीमेटली उसको देना पड़ेगा। और यही है प्रतीक जी, एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि जब वोटिंग परसेंटेज किया जाता है, उस वोटिंग परसेंटेज में आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि युवाओं की उदासीनता, जो पहली बार वोट दे रहा है वो उत्साह से देता है, लेकिन जो मीडियोकर एज है वो युवा
वोटिंग के लिए उदासीन है और बार बार ये पार्टी को द्वारा किया जाता है। उस मध्यम वर्गीय युवा को निकालने के लिए क्या जतन यहां पर किए जी हैं योगेंद्र गुप्ता जी, ठीक है राजनीति में जगह नहीं, लेकिन हम स्वरोजगार की भावनाओं को भी तो उस तरीके से युवाओं के मन में नहीं डाल पा रहे। हमारी सोसाइटी ने उसके दिमाग में डाल रखा है कि आपको नौकरी मिल जाएगी तो ही आपका एक इस सोसाइटी में एक मुकाम है। मतलब जो उद्यमशीलता है, जो यूरोप, अमेरिका, इन जगहों से हमें सीखनी चाहिए, और भारत में भी कमोबेश हम गुजरात की तरफ देखें तो उद्यमशीलता वहां दिखाई देती है, लेकिन पूरे भारत में वो उद्यमशीलता दिखाई नहीं देती कि ठीक है राजनीति नहीं, नौकरी नहीं सरकारी, लेकिन उसके बावजूद भी तो हम अपने होने का प्रमाण दे सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, इस सबके पीछे अगर गहराई से आप देखेंगे तो सारी जड़ राजनीति ही है। और वो क्यों है कि देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जिस तरह का परिदृश्य परिमंडल बनाया, उसकी जिम्मेदारी राजनीति की थी। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोई और अलग अलग चीजें हैं, हम सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। हमने इस देश में वो सोच पनपने ही नहीं दी जिसमें हम सेल्फ डिपेंड होकर अपना व्यवसाय करें और उसको हम गर्व का विषय बनाएं। हम बार बार देखिए चाइना की बात करते हैं, लेकिन जब चाइना की बात करते हैं तो हमारे राजनेता ये नहीं बताते कि चाइना के हर घर में कुटीर उद्योग पनप रहा है, वहां पर बच्चा बच्चा काम करता है। और कितने आश्चर्य की बात है कि एक रैकेट, मच्छर मारने का रैकेट जैसी चीज वो चाइना से आती है, झालर जैसी चीज जो दिवाली में हम सजाते हैं वो चाइना से आती है, और इतने सुदूर देश में बनकर के वो यहां पर हमसे आधी रेटों में बिक जाती है। तो वो जो परिमंडल बनाया, वो जो परिदृश्य बनाया, उसकी जिम्मेदारी थी किसकी? उसकी जिम्मेदारी राजनेताओं की थी। राजनेताओं ने क्या किया कि उन्हें हमें हमारी युवा पीढ़ी को नौकरी की अफीम खिलाई और उन्हें बताया कि अगर तुम अपना, क्योंकि ना तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो व्यक्ति उसको इज्जत और सम्मान दिया गया, ना उसे बताया गया कि गर्व का विषय है, बल्कि यह बताया गया है कि अगर तुम सरकारी नौकरी करोगे तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुम यहां बहुत आनंद से बिना काम किए अपना जीवन बिता सकते हो। तो सारा का सारा नैरेटिव हमने बना दिया। अगर हमें इस तरह का यहां पे परिदृश्य मंडल विकसित करना था तो बेसिकली हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक हमें वो सोच विकसित करनी थी। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज भी आप देख लीजिए जितने कोचिंग सेंटर जो सरकारी नौकरियां दिलाते हैं और उसी की वजह से ये पेपर लीक होते हैं, वहां पर आप देखिए सुबह से लेकर रात तक हजारों की तादाद में बेग लटकाए युवा जाते हैं। क्या उनको कोई मोटिवेट करता है? क्या उनको कोई बताता है कि बजाय इस लाइन में खड़े रहने के अपना खुद का उद्योग धंधा चालू कीजिए? उद्यमशील बनने के लिए तो कोई कोचिंग सेंटर इस तरीके का कभी नजर ही नहीं आता। समस्या वो है अभिषेक जी कि ना तो उन्हें कोई ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता है, ना कोई इसके सेंटर यहां पर डेवलप किया। मैंने वही कहा ना कि वो नैरेटिव बनाया नहीं गया। हमारे देश की युवा पीढ़ी को वो जो एक दिशा देनी थी कि आपको बजाय इन सरकारी नौकरियों के लिए बैग लटकाकर कोचिंग सेंटर जाने के, हमको वो सेंटर बनाने थे जहां पर हमको कुटीर उद्योग बताते, जहां पर हम बताते व्यवसाय कैसे। दूसरी बात, एक बात और अभिषेक जी, कि एक युवा जब व्यवसाय करने का सोचता है तो हमने वो परिदृश्य बनाया नहीं। आपको लाइसेंस लेना होगा वो मुश्किल, आपको जगह लेनी होगी तो मुश्किल, आप किसी विभाग में जाएंगे तो रिश्वत आपको देनी पड़ेगी। तो हमने उद्यमशीलता वाला एक परिदृश्य, तो फिर उसी का परिणाम है कि हमारे यहां से जो ग्रेट माइंड है वो बाहर जा रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए रोजाना आपके अखबार में भी डेटा आते हैं कि हर दिन कितने लोग, यानी 600 से ज्यादा लोग जा रहे हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला तो नहीं जा रहा ना यूरोप अमेरिका, उसकी हैसियत नहीं। वो क्यों जा रहा है? वो जायज ले रहा है क्योंकि उसको लगता है कि क्षमता है उसके पास वो करने की, लेकिन यहाँ अवसर नहीं है उसके पास। अवसर नहीं है। आप जाके देखिए ना, आज आप उद्योग डालने का सोचिए, मैं डालने का सोचूं, मैं जब किसी डिपार्टमेंट में लाइन में लगूंगा उद्योग भवन के अंदर या किसी और जगह पर लाइसेंस लेने के लिए, कितने सारे हर्डल मेरे सामने होंगे। उस लाइसेंस को लेने के लिए कितनी जगह रिश्वत मुझे देनी पड़ेगी। तो दोषी राजनीतिक दल है, उन्होंने माहौल बनाया ही नहीं और आज भी नहीं बनाना चाहते वो। ठीक, और इसीलिए युवा या तो पलायन करता है या युवा अपने घर बैठता है और फिर वो सरकारी नौकरी की दौड़ में चला जाता है। चाहूंगा योगेंद्र जी, मैंने जो 2-3 नाम गिनाए अभी, जिसमें फिर लास्ट नाम स्वामी विवेकानंद का भी है, ये सभी युवाओं, जब युवा थे तभी इन्होंने एक आधारशिला रखी समाज को बदलने की, और हम आज उनका नाम ले रहे हैं आदर के साथ। इसीलिए क्या इस तरीके के आइडियल हमें कहीं दिख नहीं रहे? देखिए, आइडियल हमेशा मौजूद होते हैं, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि उस आइडियल को आगे निकलने के लिए आगे आने का मौका हमें देना होगा। अब देखिए, आइडियल तो आएंगे, वो इसलिए आएंगे क्योंकि अगर कोई विलक्षण प्रतिभाशाली है तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो तमाम बाधाओं को दूर करके आएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो तमाम विलक्षण प्रतिभाएं उनको छोड़िए, जो हमारी प्रतिभाएं हैं हमको उनको भी सबको आगे देना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी वही है कि सामाजिक परिवेश भी बदलना होगा, राजनीतिक परिवेश बदलना होगा, राजनेताओं को समझना होगा
और जब ये सारे समझेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि इनमें से कोई विलक्षण प्रतिभा निकल कर आएगी, अभिषेक जी, वो तभी निकल कर आएगी। अन्यथा देश का दुर्भाग्य रहेगा कि देश जहां पर खड़ा है, यकीन मान के चलिए, अगर युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनको मौके नहीं दिए गए, तो अब समाज की धारणा हम कैसे तोड़ेंगे, जहां ये समाज की धारणा है सीधी तौर पे कि राजनीति अच्छी जगह नहीं है? नहीं, समाज के, देखिए, मैं आपको बार बार एक बात हमेशा कहता हूं, आज भी मैं समझा रहा हूं कि समाज को दिशा निर्देश और दशा देने का दायित्व उनका है जो देश को चला रहे हैं, नैरेटिव वो सेट करते हैं। जब तक मैंने तो एंजॉय कर रहे हैं ना इस चीज को, 90 साल, 78 साल, 80 साल, वो काहे को चाहेंगे कोई युवा आगे आए? वही समस्या है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो उसके बाद में सामाजिक परिवेश में अपने आप देखिएगा कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे कि समाज का युवा और सामाजिक परिवेश उनको मजबूर करेगा इस सब परिवर्तन करने के लिए। मजबूर करेगा जी।